बीमारी से ज़रा बचे रहें। न सिर्फ इस बीमारी से बचे रहें बल्कि आने वाली और छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी मुसीबतें हैं, उनसे भी हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, तो आज हम क्लास अपनी बहुत दिनों बाद आपके साथ हैं, तकरीबन 2 हफ्ते, और सेकेंड ईयर की क्लास हम शुरू कर रहे हैं जी। आज लेक्चर 1 देंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11। ठीक है, हमने आपसे वक्त की मुलाकात ना हो सकी थी, या शायद हमने डिस्कस किया होगा। तो हमने आपसे कहा था कि अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे तो ऑनलाइन में फिर हम ऑनलाइन ना भी होता तब भी हमने अपने चैप्टर 4 को ख़त्म करने के बाद लास्ट चैप्टर्स को डिस्कस करना था। छोटे चैप्टर्स हैं, इजी हैं, हमारे लिए बहुत आसान है, और यूजुअली हम इन चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ याद भी करते जाएंगे। यानी कि आप अगर इनको पढ़ लें अच्छी तरह से तो वो याद भी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो चैप्टर 11 जो होगा ये हमारा बॉटनी सेक्शन में जाएगा, और 12 भी बॉटनी में जाएगा, 13 जो है वो फिर जूलॉजी में आ जाएगा। तो फिलहाल हम बॉटनी सेक्शन का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करते हैं जी आपके साथ। और इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11, जिसको हम जानते हैं इकोसिस्टम के नाम से। इकोसिस्टम क्या है, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और छोटी सी डेफिनेशन, जो एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है। इसके साइंटिस्ट का नाम और डेफिनेशन हमें डिफाइन करने लग जाते हैं 1 नंबर के लिए, ठीक है ना, 1 मार्क्स के लिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी का लफ्ज़ हमारा ये बताता है कि हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। उनके साथ हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए या क्या है, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग मटेरियल, जिसको आप इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में आप जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स, तो उसे आप कहते हैं इन्वायरमेंट। इसीलिए आज के ज़माने में आप इस इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, और ये हमारी बहुत ज़्यादा इन है आजकल, क्योंकि इन्वायरमेंट पर बहुत काम चल रहा है और बहुत कुछ हो चुका है। लिहाजा यूजुअली इन पर एज अ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपसे बात की जाती है, लेकिन इकोलॉजी हमारी टर्म यूज़ की थी, और इसकी मीनिंग के बारे में आपको दिखा दें। इकोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट एरिस्ट हैकल ने, ठीक है, 1869। इसने कहा था कि जनाब, दरअसल ओइकोस या ओइक एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है होम लाइफ, घर की जिंदगी। घर की जिंदगी क्या है, ये तो हम आजकल बहुत ज़्यादा जानते हैं। स्टे होम स्टे सेफ का बहुत चर्चा है आजकल के ज़माने में। तो ये तो हमारे लिए घर में महफूज रहने की जगह है। इकोलॉजी की टर्म भी इसी मीनिंग के साथ है कि घर की लाइफ कैसी। घर की लाइफ से मुराद है कि वो स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक जगह जहां आप रहना चाहते हैं आसानी के साथ, सुकून के साथ और सलीके और तरीके के साथ। अब उसे आप कैसे गुजारेंगे, कैसे चलेगा मामला, ये सारे मामला आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा एमसीक्यूज है 1869, और एरिस्ट हैकल आपसे एमसीक्यूज में बात कर दी जाती है। अब इकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आपने थोड़ा सा याद, अगर जहन पे जोर डालें, कोई पत्थर वत्थर रखें, कोई
चट्टान रखें अपने सर पर तो आपको जोर लगेगा जहन पर, तो आपको याद आएगी फर्स्ट ईयर की, जिसमें आपने क्या किया था, जिसमें आपने एक छोटा सा सवाल किया था, चार्ट बनाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और उसमें आपने दिखाया था कि जी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि लाइफ की इमर्जन कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, और ओरिजिन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। और इनिशियल स्टेज से लेकर और हमारी बायोस्फीयर तक आपने स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को देखा और पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें कुछ लेवल से ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा, ताकि इकोलॉजी में तमाम का रोल क्या रहेगा और क्या होगा वो डिस्कस कर सकें आप। सबसे पहला जो छोटा ग्रुप होता है हमारा इस इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में, वो कहलाती है स्पीशीज। Species, a group of closely related organisms which can interbreed with each other, is called species. Sorry. ऐसे तमाम एनिमल्स या प्लांट्स जो इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड करने की सलाहियत है, उन्हें आप स्पीशीज का नाम दो। लोग इनको स्पीसी भी कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। तो ये स्पीशीज हमारी इंटरब्रीड कर सकती है। मसलन आप अगर किसी एनिमल को लाइक कोई गोट है तो गोट को गोट के साथ ही क्रॉस करवाएं, उसको रिप्रोडक्शन करवाएं और रिप्रोड्यूस हो और आगे से गोट ही पैदा हो जाए। लेकिन आगे शर्त क्या रखी है, आगे शर्त स्पीशीज में ये होती है कि वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, दे मस्ट बी फर्टाइल, उसको फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्टाइल नहीं है तो फिर हमारी वो स्पीशी स्पीशी नहीं कहलाएगी। समझ में आई बात कि अगर आप यहाँ पर इंटरब्रीड के साथ जब हम कहें कि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो उसे फर्टाइल होना चाहिए, यानी वो आगे से मजीद नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट कर सकता हो, मजीद जनरेशन बन सकती है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकता, यानी कि वो मजीद इंटरब्रीड तो करे लेकिन कुछ ऑफस्प्रिंग मजीद सेकंड जनरेशन पैदा ना कर सके किसी भी तरह, तो उसे आप स्पीशीज नहीं कहते। जैसे बहुत आसान सी मिसाल हमारे यहाँ आजकल तो बहुत कम नजर आता है, वरना खच्चर एक होता था, अभी भी है मतलब कहने का, लेकिन जरा कम कम नजर आता है। खच्चर आप लोगों में से शायद किसी के ऑब्जर्वेशन में गुजरा हो, वो जो हॉर्स है और डोंकी है असल में उसका क्रॉस है, और क्रॉस करके एक नई एनिमल प्रोड्यूस किया गया, और वो नया एनिमल जो है वो घोड़े की तरह बहुत बड़ा नहीं और डोंकी की तरह बहुत छोटा नहीं, उसके दरमियान का उसका हाइट होती है। इसी तरह वो हाइब्राइड है तो उसके अंदर करेक्टर भी हाइब्राइड होते हैं, यानी कि वो घोड़े की तरह बहुत तेज भागता नहीं है लेकिन डोंकी की तरह वजन बड़ा उठा सकता है। घोड़े से ज्यादा वजन डोंकी उठाता है, तो वो भी खच्चर भी क्या, वो भी ज्यादा वेट उठाने की सलाहियत रखता है। तो एक करेक्टर दोनों के मिक्सअप होकर एक एनिमल फॉर्म हुआ। लेकिन अगर खच्चर मेल और खच्चर फीमेल लेकर आपस में उसको इंटरब्रीड कराएंगे हम, तो वो रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे लेकिन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो पैदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप उसको हाइब्राइड का नाम दे रहे होते हैं, कोई स्पीशी का नाम नहीं दे रहे, ठीक है जी। तो ये स्पीशीज हमारी
और डेफिनेटली स्पीशीज जब एक जगह रहेगी तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पर्टिकुलर टाइम पर, किसी खास टाइम पर, किसी खास जगह हमारे एनिमल्स या प्लांट्स अगर प्रेजेंट हो तो उस सिंगल स्पीशीज की क्वांटिटी को आप पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे इस वक्त हम अगर क्लास में होते तो हम टोटल 27 लोग होते, आप होते 26 और एक मैं होता, तो इस वक्त पार्टिसिपेंट 27 है इंक्लूडिंग विद वन ऑफ मी। तो अब ये 27 एक खास जगह पर मौजूद होते, एक खास क्लास में होते, एरिया होता और पर्टिकुलर टाइम होता। जैसे अभी 6 से 7:30 क्लास है हमारी, तो ये स्पेसिफिक टाइम होता। तो ये हमारी एक ही स्पीशी होमोसेपियन, इस एक स्पीशी का खास जगह पर रहना हमारा कहलाया पॉपुलेशन। ठीक है। जबकि अगर हमारे साथ कोई और पॉपुलेशन भी मौजूद हो, मसलन इस वक्त हम घर में मौजूद है तो घर के अंदर तो माशाल्लाह से आपके पास सिर्फ आप ही नहीं है, आप अपनी हो सकता है कैट, यानी जो पैट्स पाले हैं वो भी आप गोद में रख के बैठे हुए आराम से क्लास ले रहे हो हैं जी। तो ये क्या है, ये आपके दो स्पीशीज हो गए। अगर हम क्लास में ही अपने पैट ले आते हैं, आज ही पैट शो है हमारा, और क्लास में बच्चे अपने अपने पैट्स लेकर आ गए, कोई डॉग ले आया है, कोई कैट ले आया है, कोई लॉइन ले आया है, जिसने लॉइन पाला हुआ है, किसी ने स्नेक पाला हुआ है तो वो स्नेक ले आया है, किसी ने लिजर्ड पाली हुई है, अल्लाह करे वो लिजर्ड वगैरह पाला हो तो उसने भी वो भी ले आया है। अब ये सब हम बैठे एक जगह तो हमारी 4-5 स्पीशीज हैं, स्पेसिफिक एरिया यानी क्लास, स्पेसिफिक टाइम, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी। ठीक है। जाहिर सी बात है, कम्युनिटी अगर एक जगह खड़ी होती है या एक जगह बनती है तो वही तो इकोसिस्टम होगा। क्योंकि इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि लिविंग का नॉन लिविंग के साथ और लिविंग का लिविंग के साथ क्या रिलेशन बनता है। भाई हम अकेले स्पीशी एक अगर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं और हम कहें कि हम खुद ही अपने आप को सरवाइव करेंगे और जिंदा रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि फूड तो आपको नॉन लिविंग से, सॉरी लिविंग से लेना पड़ेगा ना किसी सूरत में। नॉन लिविंग मटेरियल आप क्या ले लेंगे, आर्टिफिशियल फूड तो नहीं खा लेंगे ना। और आर्टिफिशियल फूड भी कहाँ से आएगा, नॉन लिविंग से तो नहीं आएगा ना, लिविंग से ही बनाएंगे। इसी तरह आपको रहने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो भी आपने कहीं ना कहीं लिविंग से ही लिया होगा, इनडायरेक्टली लिया और इनडायरेक्टली वे में लिया होगा। तो ये नामुमकिन है कि कोई एक इंडिविजुअल स्पीशी दुनिया में किसी जगह अकेले कहे कि मैं अकेले सर्वाइव कर लूंगी। इसी तरह दुनिया में कोई कंट्री अगर बोले जी मैं अकेले सर्वाइव कर लूंगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है। अब बात आ जाती है जी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो जो स्पेसिफिक जगह है इन्वायरमेंट में, वो हर एनिमल हर प्लांट की अपनी अपनी, और that is called habitat, the type of environment in which a particular organism or population lives in its habitat, like fresh water pond, एक गिलास पानी, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन हमने कहा कि जी ये पॉपुलेशन इस पानी में मौजूद है, वो पानी हमने पॉन्ड में से निकाला, तो पॉन्ड का टेम्परेचर, पॉन्ड का केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलाउ करती है उस बैक्टीरिया को वहां वो ग्रो करे। अगर उसी बैक्टीरिया को उठाकर हम किसी ऐसे पॉन्ड में डाल दें जहां का पानी का नेचर, पानी का टेम्परेचर डिफरेंट है उस पॉन्ड नंबर 1 से, तो वो है बैक्टीरिया वहां सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। या उसको उठाकर हम
सी में, समंदर के पानी में डालें, तब भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरह हर एक का अपना इन्वायरमेंट होता है, हर एनिमल का, हर प्लांट का। कोई प्लांट आपके माउंटेन एरिया में ग्रो करते हैं, लाइक चीड़ के तरफ, कॉर्निफर जिन्हें हम कहते हैं, कि जो चिरगोजा आजकल हम बड़े अच्छी तरह फेसबुक पे या कहीं टैग में तस्वीरों में ही देखते हैं। तो कुछ लोग अल्लाह करे खरीदते भी होंगे, ऐसी बात है माशाल्लाह से, जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो 8-10 हज़ार रुपये किलो वाली चीज़ खरीद सकें, तो वो डेफिनेटली खरीदते भी होंगे। लेकिन हम तो भाई तस्वीर में देख लेते हैं, बस खुश हो जाते हैं, हाँ भाई ये चिरगोजा है। बचपन में जब हम छोटे थे, जब तो बहुत खाया, जब तो ठेलों पर जिस तरह हमारे मूंगफली मिलती है सीधा मिला करता था। अब ये चिरगोजा आपका यहाँ आप कराची में इसका दरख्त लगाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये नॉर्दर्न एरिया में, पहाड़ी इलाकों में इसका हैबिटेट है, इसलिए वहाँ ग्रो करेगा और फ्रूटिंग करेगा। इसी तरह डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सी साइड, हमारे समंदर के लेवल के हिसाब से मुख्तलिफ ज़मीन की सतह है, यानी जो बिल्कुल प्लेन एरिया समंदर का इक्वल है, उसे आप लेवल ऑफ सी कहते हैं। और इस लेवल ऑफ सी के बेस पर आप अपनी एल्टीट्यूड को बनाते हैं, हाइट को बनाते हैं, कि भाई हमारी हाइट पहाड़ की लाइक मरी है तो 3000 मीटर है जी, तो वो आपने किससे किया जी, आपके ज़मीन के लेवल से। तो हर उसका एक स्पेसिफिक क्या है जी, स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर हमारा एनिमल रहता। ये पर्टिकुलर जगह हमारी, लाइक हम अपनी बात अगर करें तो हमारा घर है, क्योंकि इस हैबिटेट में आपके लिए हर चीज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। हम आसानी से खा सकें, पी सकें, शेल्टर हो हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए साथी हो, ठीक है। तो ये एनिमल्स और प्लांट के लिए ये वो खास एरिया हैबिटेट करता है। बाज़ दफ़ा ये बहुत छोटा भी हो सकता है, तो उस वक्त हम उसको माइक्रो हैबिटेट कहेंगे। लाइक हमने आपको मिसाल दी थी कि जी बैक्टीरिया है एक गिलास पानी में, तो वो उसका माइक्रो हैबिटेट है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपके पास उसमें घर दो दो केनाल केनाल पता नहीं छोटा होता है कि बड़ा होता है, बहरहाल बहुत बड़े बड़े बेंगलोज भी हैं, 1000 यार्ड्स के, 2000 यार्ड्स के, ठीक है ना। और इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं जिनका बहुत बड़ा हैबिटेट है, लाइक लॉइन है, तो वो एक अपने बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। तो मेगा हैबिटेट्स भी होते हैं। कोई पत्थर के नीचे भी आपको एनिमल्स मिलता है, वो अपने उस खास एरिया के अंदर स्पेसिफिक जगह है उसकी, पत्थर रहता तो वो उसी छोटे से एरिया में है, लेकिन ज्यादातर वक्त अपना आराम का वो उस पत्थर के नीचे गुजारता है। जैसे हम अपने घर में तो रहते हैं, लेकिन आराम करने के लिए हम अपना कमरा और ज़्यादा इजी फील करने के लिए कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अपने घर में तो है कंफर्टेबल, लेकिन अब्बू आ गए तो फिर थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है कि भाई अब्बा जी घर में आ गए, लो भाई अब डांट पड़ती रहेगी बातों बातों में। तो फिर बंदा, बच्चे क्या करते हैं, थोड़े थोड़े से बातें शातें करते करते अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने अपने रूम में। तो अपने रूम में चले गए, अब वो वहाँ थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करते हैं, सोना भी उनको आसान है, खेलना भी उनको आसान है, ठीक है ना। तो वो उनका माइक्रो हैबिटेट कहलाता है। इकोसिस्टम डेफिनेटली हम इकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो इकोसिस्टम ही की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी इंटरेक्ट्स with a non-living environment and both functions together to form an ecosystem। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं, डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन, और वो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इस इंटरेक्शन को आप एक सिस्टम का नाम देते हैं, और वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम, घर का सिस्टम। क्योंकि एक्चुअली वो बहुत बड़ी एरिया, कई किलोमीटर भी हो सकता है वो एरिया, कि जहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन डायनामिक्स मौजूद है,
लेकिन एक्चुअल वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे की या तो फूड के तौर पर ले रहा है या कोई और उनका आपस में रिलेशन। और हमें याद है कि हमारी दुनिया यानी जो बायोस्फीयर है, बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स कोई गोल चीज, तो हमारी इस दुनिया में पूरी अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो अब तक हमारी दुनिया अर्थ जिसे हम कहते हैं वो ही एज अ बायोस्फीयर है या इकोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पर बायो एक स्फीयर के ऊपर मौजूद है, एक गोल जगह जिसको अर्थ कहते हैं उस पर मौजूद है। और स्फीयर बायो क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स, लाइक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है, वो आपस में मिलकर इस जमीन पर मौजूद है। मेजर दो इकोसिस्टम बना दी ना आपने, आपने कहा जी पानी का इकोसिस्टम और खुश्की का इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल। पानी के इकोसिस्टम को आपने डिवाइड किया, आपने कहा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग है, मेरीन वाटर इकोसिस्टम अलग है। मेरीन क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी, उसके केमिकल, उसकी जो नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनका फाना है, फ्लोरा है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह फ्रेश वाटर का उससे बिल्कुल अलग होगा। तो ये दोनों इकोसिस्टम डिफरेंट है। मेरीन में तो फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स अलग अलग। मेरीन है, फ्रेश वाटर में फिर हम पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे है तो रिवर का भी, स्ट्रीम का भी इकोसिस्टम है, लेकिन वो हमारे बुक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम तो फ्रेश वाटर का। मेरीन लाइफ आप देखेंगे क्यों डिपेंड करती है डेप्थ पर, क्योंकि समुद्र में गहराई बहुत होती है, तो वो डिपेंड करती है गहराई पर, डेप्थ पर। तो डिफरेंट जोन्स पर डिफरेंट एनिमल्स आपको मिलते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल में आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी ग्राउंड है, जिसको ग्रास लैंड कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर पहाड़ों का थोड़ा सा स्टार्ट जहाँ होता है, फिर उसके बाद होता है रेन फॉरेस्ट जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर उसके ऊपर होता है टंड्रा जहाँ सर्दी रहती है, ठीक है, इसी तरह सवाना। तो ये अलग अलग फिर डेजर्ट, ये सब इकोसिस्टम हमारे कहाँ बन जाते हैं? हमारी लैंड पर बन जाते हैं, खुश्की पर बन जाते हैं। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए थोड़ी सी है, और इस हवाले से कि डेफिनेशन में भी बात कर लेते हैं आपसे, लेकिन हम उसे समझना भी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात इकोलॉजिकल हवाले से होती है। इकोलॉजिकल निच, ईच ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्टिकुलर हैबिटेट। अब हैबिटेट एक सपोज एक जंगल, एक जंगल वायु, और अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो 100 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट एनिमल्स की स्पीशीज यानी पॉपुलेशन मौजूद है, डियर्स भी मौजूद हैं उसमें, मोंकी भी हैं उसमें, बर्ड्स भी हैं उसमें, इंसेक्ट भी हैं। अब ये सब की एक्टिविटी कैसी है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उन रिक्वायरमेंट्स या उनकी कलेक्टिवली जो उनकी एक्टिविटी है उनका इफेक्ट क्या है, उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल निच। अब ये कहाँ पर होगा, ये असल में हमारे उस पर्टिकुलर एरिया पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर में आपको, अगर आपको याद हो, आपने वो फर्स्ट ईयर में म्यूजियम स्टडीज किया तो उसमें आंट ईटर आपने देखा होगा। आंट ईटर जी क्या खाता है? आंट खाता है। अब आंट खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको? दरख्त के ऊपर तो नहीं चढ़ना पड़ेगा। आंट खाने के लिए उसको आंट्स की जो बिल्स हैं, जो उसके अंदर वो जुबान अपनी टंग को डालता है और आंट को निकालता है बाहर, लेसदार जुबान होती है उसकी,
और लंबी होती है, तो उससे इकोलॉजिकली एक्टिविटीज ऑफ आंट का अंदाजा होना चाहिए। और वो घूमेगा जंगल के उन जगहों पर, ट्रंक्स ऑफ ट्रीज को देखेगा या जमीन को खोदेगा कि जी यहाँ आंट्स हैं, और फिर वो उनको खाएगा। तो वो आंट्स की हैबिटेट के अंदर एक खास जगह निच कहलाए, उसमें ही आपको, यानी उस, अगर आंट ईटर की बात कर रहे हैं तो आंट ईटर को उस जगह का बारे में अंदाजा होता है। इसी तरह अगर आप स्टडी करना चाहते हैं जी आंट ईटर कहाँ मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो, उसका पहले तो हैबिटेट क्या है, एरिया कौन सा, किस जगह पर वो, कौन से दरख्त होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जिनके गिर्द वो रिहाइश पजीर है। फिर आप उसकी निच तैयार करते हैं, फाइंड करते हैं। निच का मतलब कि आप उसकी वो जगह स्पेसिफिक उस हैबिटेट के अंदर देखते हैं कि जहाँ वो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है उस खास जगह पर। ठीक है, तो ये हमारी इकोलॉजिकल निच जो होती है इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम में। हमें इसके बारे में पता होगा तो हम अपने उस एनिमल या प्लांट का अच्छी तरह से स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो आगे हमारी बात है बायोम्स की। हम इस वक्त जो है वो इकोलॉजिकल जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें, उनकी बात आपके सामने रखते हैं। बायोलॉजिकल रीजन्स आर फर्दर डिफरेंशिएट इनटू on the basis of complex interaction of climate and biotic factors. क्लाइमेट हमारा जो मौसमी असरात और ज़मीनी असरात और एल्टीट्यूड लैटीट्यूड, ये हमारा पूरा क्लाइमेट का इंटरेक्शन है। और इसका किसके साथ जी, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हम कहते हैं लिविंग मटेरियल्स को, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब आ जाते हैं। तो इनको आप इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो interaction of climate and biotic factor into large, easily recognizable community units called biomes. तो हमारा ये जो बायोटिक फैक्टर है, इसे आप अपनी बायोम कहते हैं, या लार्ज इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स। तो बड़ा इकोसिस्टम होगा तो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे ज़्यादा बेहतर तौर से, तो उसे आप बायोम्स कहते हो। बायोम्स में हमारे इकोसिस्टम का जो बायोम है उसको बायोटा भी कहते हैं। ठीक है, बायोम्स को आप बायोटा के नाम से भी यूज कर सकते हैं लफ्ज। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई राइट द, सवाल लिख लीजिएगा। अच्छा, बुक आप लोगों ने निकाली होंगी, वो मुझे याद नहीं रहा आज, असल में थोड़ा सा वो आने का इशू हो गया था यहाँ रोड पर आज ब्लॉक्स में, तो इसलिए 1.5वीं क्लास शुरू हुई और बुक का हवाला मेरा इंट्रो भी आपसे रह गया जो हमने बात करनी थी। तो बहरहाल आप लोग तो पहले ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑनलाइन में आप सवालात अच्छे कर लेते हैं या करते भी रहते हैं। वह ख्याल रखेंगे अपने नॉर्म्स का कि लफ्ज़ अच्छे, और चैट दोस्तों की तरह चैटिंग नहीं हो रही। तो आप हमसे चैट कर रहे हैं, एज अ टीचर से चैट करेंगे, तो सवाल आपने लिखना होगा। तो वो आप उर्दू इंग्लिश मैथ्स के फार्मूले में, किसी भी फार्मूले में आप सवाल लिख सकते हैं अच्छे अल्फाज में। ठीक है, ठीक, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे समझ में नहीं आएगा मैं रीड करूँगा, और रीड करने के बाद अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपसे पूछूंगा, नाम नहीं लूंगा जिस बच्चे ने भी सवाल किया है, मैं सवाल को रीड करूंगा अपने सेशन में इन द एंड। ठीक है, और बुक का मैंने आपसे कहा था, मतलब कहा नहीं था, आप कह रहा हूँ, आप बुक अपनी निकाल कर चैप्टर 11 पर ही उसको ओपन करके रखिए। जो सवाल हमारे होंगे वो हम आपसे डिस्कस करते जाएंगे। लाइक एक सवाल हमारा ये है कि राइट द बायोम्स ऑफ इकोसिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द बायोम्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इसमें बायोम्स में आपको फाना और फ्लोरा के बारे में लिखना है।
ठीक है। अगले चैप्टर में आपसे बोला जाएगा भाई बायोम्स लिखें या बायोटिक फैक्टर लिखें ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम। तो वहां पर हमारे आंसर में एनिमल्स के और प्लांट के नाम ऐड हो जाएंगे। बाकी बायोम की डाटा, सॉरी डेफिनेशन, बायोटा का डेफिनेशन, फ्लोरा का डेफिनेशन, फाना का डेफिनेशन, वो एक ही जैसा रहेगा। इकोसिस्टम अगर आप इस चैप्टर में बात समझ जाते हैं तो इसमें से आधी ही बातें आपको उन अगले चैप्टर के आंसर में करनी होगी, यानी लिखनी होगी। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बायोम्स जो है, वो बायोम्स हमारा जितना भी प्लांट है, हमारा फ्लोरा, वो हमारे इकोसिस्टम का बायोटा होगा। बायोटा कह रहे हैं या बायोम्स कह रहे हैं आप, या हमारे एनिमल्स होंगे जितने भी, वो फाना होगा। जैसे आप एक पार्क में चले गए तो वहां पर आपको बर्ड्स भी नजर आ रहे हैं और आपको कुछ लिजर्ड भी नजर आ गई, कोई इंसेक्ट नजर आ गए। ठीक है ना। तो ये एनिमल्स आपका उस फाना हुआ उस पार्क का। और उस पार्क में जो प्लांट लगे हुए हैं, लाइक वो नीम ट्रीज हैं या रोजेस हैं या कोई और प्लांट्स हैं, तो वो उसके फ्लोरा हो गए। और इन दोनों को मिलाकर आप कहते हैं बायोम्स या बायोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं भी आज थोड़ी सी बुक लाना भूल गया, क्योंकि बताया था आपको जल्दी में। आप अपनी बुक में हेडिंग देखिए, अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी। इस पर आप लिख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई डिस्क्राइब द अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है लेकिन मौजूद है आपके फाइके में, आपको मिल जाएगा। अप्रोचेस इकोलॉजी की, अप्रोच का मतलब होता है कि किसी को रीच करना। अब इकोलॉजी को आप रीच करना चाहते हैं तो आपको इकोसिस्टम को अगर आपने रीच करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके बारे में देखना है, तो आपको पहले अंदाजा करना पड़ेगा कुछ और चीजों पर, और फिर आप बता सकते हैं फोकस करके कि हाँ जी, कौन सी बात हम करना चाहते हैं। पूरा इकोसिस्टम तो आप देखना चाहते हैं, बेशक देखें, स्टडी करें, एक पॉन्ड इकोसिस्टम की स्टडी करें, लेकिन उसमें फिर उसका पूरा बायोटा भी आ जाएगा, उसकी फिर नॉन लिविंग मटेरियल भी आ जाएंगी, है ना, तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम इकोलॉजी को अगर देखना चाहें, इकोसिस्टम को देखना चाहें, तो उसके पार्ट्स को या हम उसके कुछ पीसीस को अप्रोच कर लें। लाइक फर्स्ट है पॉपुलेशन अप्रोच। पॉपुलेशन अप्रोच हमारी एमसीक्यूज में पूछ भी जा सकती है, या आपसे वैसे डेफिनेशन पूछ लें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर में कि भाई व्हाट इज ऑट इकोलॉजी, या राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑट इकोलॉजी, बजाय पॉपुलेशन अप्रोच कहने के। तो पॉपुलेशन अप्रोच को हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। किसी एक स्पीशीज को पढ़ना किसी भी इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। मिसाल के तौर पे आप, इफ अ सिंगल मैंगो ट्री इन अ गार्डन, आप किसी गार्डन में या किसी के खेत में, आप यहाँ पर 3-4 टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, और आप कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ मैंगो ट्रीज जो यहाँ मौजूद हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है ना। तो अब आप जो स्टडी कर रहे होंगे ओनली ऑन द प्लांट ऑफ मैंगो ट्रीज, तो वो कहलाएगा आपका ऑट इकोलॉजी। ठीक है। अब इसकी स्टडी में आपका जहां तक मर्जी चले जाए, इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स को देखें, इसके सीड को देखें, इसके फ्रूट को देखें, इसके केमिकल्स को देखें, आप इसकी ग्रोथ को
अंडर टाइम बढ़ाना चाहते हैं, मजीद अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, इसके जायके को बेहतर करना है, जो मतलब जिस बेस में मर्जी चाहे, लेकिन आप देख सिर्फ एक ही प्लांट की स्पीशीज को रहे होंगे, यानी मैंगो ट्रीज को। एनिमल को अगर किसी एक को आपने चूज कर लिया कि नहीं मैंने स्टडी करनी है ऑफ द एलिफेंट, तो आप एलिफेंट की स्टडी कर रहे हैं एक पॉपुलेशन की वजह से। अभी रिसेंटली आपने अगर सुना हो तो हमारी जो इस्लामाबाद में एक एलिफेंट था, आज से 2-4 दिन पहले उसको श्रीलंका से हमने, श्रीलंका ने हमें गिफ्ट दिया था, और मे बी कि वो 20-25 साल हमारे पास रहा। तो अब चूंकि दुनिया में एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया का जिसमें रिसर्चर्स ने बहुत बैठ कर मेहनत की है, और उनकी कोशिश ये है कि जी हम अपने अपने एलिफेंट्स जिस हैबिटेट में वो थे, जैसे श्रीलंका से हमारे पास आया था, तो श्रीलंकन हैबिटेट का वो एनिमल है, तो उन श्रीलंका ने जिन जिन कंट्रीज को अपने एलिफेंट दिए थे, अगर वो रिसेंटली जिंदा हैं और अच्छी सेहत वाले हैं, तो उनको वापस वहाँ श्रीलंका शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ अभी अभी वो लेके गए, रशियन एरोप्लेन बाकायदा तौर पर आया था, और उसके थ्रू वो श्रीलंका में उसको पहुंचाया, और अब वो उसको नेचुरल जो उसका हैबिटेट है वहाँ छोड़ा जाएगा, छोड़ दिया गया होगा, आपको ना 2-4 दिन होगा। अब वो वहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करेगा, उसकी केयर की जाएगी, आसपास उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा होगा, उसकी तमाम सेहत का ख्याल रखा जा रहा होगा, और ये भी कि कोई शिकारी उसको शिकार ना कर दें। उसके अलावा भी और बहुत सारे एलिफेंट्स होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि हम सिर्फ फोकस क्या कर रहे होंगे, एलिफेंट। तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन अप्रोच। ठीक है, एक मिनट बेटा रुकिएगा जरा, ये चाइना मोबाइल की आवाज आ रही है, वो स्टडी हमारी ऑर्टोलॉजी कहलाती है। सही। अब अगर हम बात करें किसकी जी, हम बात करें अपने कम्युनिटी बेस पर, तो कम्युनिटी अप्रोच को हम कहते हैं जनाब सिन इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी में अब आप डिफरेंट, 2 पॉपुलेशन हो, 3 पॉपुलेशन हो, 4 पॉपुलेशन हो, इनका आप स्टडी कर रहे होंगे और इनको देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा बड़ी थोड़ी होगी। अब ये डिपेंड करती है आप कितनी पॉपुलेशन की स्टडी देख रहे हैं, और वो कौन सी पॉपुलेशन है, वो आपस में को रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और उनका आपस का रिश्ता है, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हाँ? तो वो हमारी पॉपुलेशंस जो ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी आप अप्रोच करेंगे, तो वो कहलाएगा सिन इकोलॉजी। और फिर डेफिनेशन पूछ होता है सिन इकोलॉजी, या एमसीक्यूज में पूछ होते हैं, और इसे ही हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकोनेटिक्स। ठीक है, बायोकोनेटिक्स, ये हमारे जो प्रीवियसली इस टर्म को यूज किया जाता था, सिनोनिमी हमारी है, और ये सिनोनिमी जो है वो अब तो फिलहाल हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, ये जो है हमारी, ये हमारी सिनोनिमी है। लेकिन बाहर एमसीक्यूज में आपसे इसका जिक्र कर देते हैं, तो हमें ये जहन में रखना है एमसीक्यूज के तौर पर भी। ठीक है जी, अब कम्युनिटी पर डेफिनेटली हमारी स्टडी जो होगी वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा उसमें आपको सामने आएगा। ठीक है, और वो लफ्ज़ हमारा कॉन्सेप्ट का जो है वो है सकेशन का लफ्ज़। ये मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट थोड़ा सा कर दिया है। और दूसरी चीज़ जो हमारी होगी क्लाइमेक्स। ठीक है ना,
तो वो होगी हमारी क्लाइमेक्स। अच्छा, अब ये सकेशन क्या है? सकेशन दरअसल क्या है? प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय मोर स्टेबल कम्युनिटीज। अगर कोई कम्युनिटी हमारी मौजूद है और वो कम्युनिटी क्या कर रही है, वो कम्युनिटी अनस्टेबल हो रही है। अनस्टेबल कैसे होती है? जैसे लाइक हम यहाँ बात करें तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपको पॉपुलेशन नजर आ रही है जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब ये क्या कर रही हैं? जा रही हैं, चलती जा रही है, ये माइग्रेशन शुरू हो गई है। आप देख लें तो ये यहाँ तक जा रही है, ये इस तरह से यूं वेव बनाती चल रही है, यहाँ से गई, मैं यहाँ से गई, यूं होती यूं चले गए। ये माइग्रेशन कर रही है। अब ये माइग्रेशन अगर कर रही हैं तो डेफिनेटली इनकी जो डिपेंडेंट कम्युनिटी या पॉपुलेशंस थी उस एरिया में या इस एरिया में जहाँ से ये जा रही, तो वो भी इनके साथ चलेंगी, वो इनके साथ चलेंगी। तो फिर उनका डिपेंडेंट होना, समझ आ रही है? एक डिपेंड करता है दूसरे पर, दूसरा डिपेंड करता है तीसरे पर, तीसरा डिपेंड करता है चौथे पर। तो चारों की चारों कम्युनिटीज क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई एक के निकल जाने से। तो वो तीनों बकिया जो कम्युनिटी या पॉपुलेशन हैं वो भी शायद इनके साथ चले, लाइक लॉइन की पॉपुलेशन है। तो वो जब ये सफर शुरू करेंगे तो लॉइन की पॉपुलेशन भी इनके साथ साथ चलेगी, क्योंकि लॉइन ने इनका शिकार करना है, प्रीडेट करना है इनको, और यही उनका फूड है। तो ये जहां तक जाएंगी उनके साथ साथ लॉइन भी फिर अपनी पूरी पॉपुलेशन, अपनी पूरी फैमिली को लेके इनके साथ चलता रहेगा। जिस एरिया से आए हैं उस एरिया में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, और जिस एरिया में ये पहुंच रही हैं वहां पर स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक जगह से, लाइक हमारा ये, अगर हम इसका पॉइंट की यहाँ से बात करेंगे, ये वन वो एरिया है जहाँ से ये निकले, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में अब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्या तो हम कहेंगे कि खत्म हो गया, तो खत्म होगा तो नया बनेगा। ये खत्म नहीं हुआ, छोटा हो गया बहुत, और फिर वो किसी और पॉपुलेशन के आने की वजह से वो दोबारा बनना शुरू हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को आप सकेशन का नाम दें। सकेशन मीन्स होता है कि इकोसिस्टम बने, नया बने, डेवलप्ड हो, या पुराना जो था वो मजीद बेहतर हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब इसमें क्लाइमेक्स आ जाता है, ड्रामों में मूवीज में आता है ना क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में आप क्या कहते हैं कि आपने कहा कि जी एपिसोड में एंड, आज सपोज कोई भी ड्रामा है, मैं तो ड्रामा नहीं देखता, कौन कौन से ड्रामे चल रहे हैं, सारे ड्रामे हैं, है ना? तो उन ड्रामों में आपका एपिसोड आज का बिल्कुल एंड किसी न किसी ऐसे पॉइंट पर किया जाएगा जहां आप सोचें यार अच्छा ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इसी तरह हमारी इन्वायरमेंट में जब इकोसिस्टम डेवलप होता है तो वहाँ क्लाइमेक्स आ जाता है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि ऐसी पोजीशन जिसमें वो इकोसिस्टम मोर स्टेबिलिटी पर चला जाए या फिर डेक्लाइन पर चला जाए, नीचे चला जाए, वापस छोटा हो जाए, सुकड़ जाए। तो उस पोजीशन को क्लाइमेक्स कहा जाता है। तो ये हम सकेशन में पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये माशाल्लाह से आपको कई बार अपने 5 ईयर में नज़र भी आएगा। ठीक है, तो ये हम आगे आपको ले चलें। ये हमारी बात थी, 2 पॉइंट हमने आपको दे दिए थे, सिन इकोलॉजी और ऑट इकोलॉजी। तो ये हमारी एक ही पॉपुलेशन है। अब जीब्रा पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ जीब्रा जीब्रा को देख रहे हैं, और अगर आप कम्युनिटी बेस पर बात कर रहे हैं, सिन इकोलॉजी कर रहे हैं, तो फिर आप डिफरेंट पॉपुलेशन का इनका आपस का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है जनाब, अब आ जाए जी हम अपनी थोड़ी सी आगे चलते हैं मजीद नेक्स्ट, और हम इकोसिस्टम को, अब आप बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ज़रा पूरा इकोसिस्टम ही देख लूँ ना, छान लूँ। लेकिन पूरा इकोसिस्टम हम आमतौर पर जो बड़े इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, उनको हम
बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट एरिया होता है और फिर आपको उस वास्ट एरिया में बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो हम आमतौर पे छोटे इकोसिस्टम्स को हम ज़्यादा इजीली स्टडी कर सकते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम देख लिया, स्ट्रीम का इकोसिस्टम देख लिया, वहाँ के फैक्टर्स देख लिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा होता है किसी भी इको सिस्टम की अप्रोच में, वो उसकी एनर्जी साइकिल होती है कि एनर्जी इस इकोसिस्टम में कहाँ से इन हो रही है और फिर उसकी साइकिलिंग क्या चल रही है, कैसे फ्लो कर रही है। जितनी अच्छी फ्लो होगी हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी की, उतना ही अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि रिसाइकिल होना, एनर्जी का यूज करना, ये डिपेंड करता है हमारे लिविंग कंपोनेंट पर। तो जितना बेहतर नॉन लिविंग यानी एनर्जी के कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग है, तो उनका रिलेशन जितना अच्छा लिविंग के साथ होगा, जितनी अच्छी तादाद क्वांटिटी मिलेगी, तो उतना ही बेहतर इकोसिस्टम बनेगा। तो आपको इकोसिस्टम की अप्रोच ये सब बातें दिखाई। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। अब आप अगर इकोसिस्टम अप्रोच को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी एनिमल या प्लांट है वो अपने आप को रेगुलेट कैसे कर रहा है। रेगुलेशन के बारे में तो बहुत बड़ा आपने चैप्टर 1 में रहा, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, है ना। तो आप एनर्जी फ्लो अपनी बॉडी में कर रहे हैं, तो एनर्जी निकाल भी तो रहे हैं, केमिकल बॉडी से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, कुछ आपकी जिंदगी के दौरान, कुछ आपके मरने के बाद। तो जब जिंदा है उस वक्त जो रेगुलेशन हो रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन वेस्ट निकाल रहे हैं, उन तमाम की आपकी रेगुलेशन डिपेंड करती है इस इकोसिस्टम पर। जैसे आप उठकर अगर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपका हीमोग्लोबिन परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप साल 2 साल वहाँ गुजार दें, 2 साल गुजार दें, तो आप गोरे चिट्टे होकर क्या हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे टमाटर की तरह। तो वहाँ के लोग इसीलिए गोरे चिट्टे भी होते हैं और लाल लाल भी होते हैं, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ताकि ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब किए। ठीक है। तो इकोसिस्टम बदलने पर आपकी रेगुलेशन भी बदल गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इकोसिस्टम जो अप्रोच है वो दरअसल सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ सफिशिएंसी होती है। हमारे बच्चों की पता नहीं नेटवर्क बहुत कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, अल्लाह खैर करे। चलो खैर, अल्लाह करे कि ये भी ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी जल्दी ख़त्म हो जाएं और हम दोबारा फिजिकल में आ जाएं। Living organisms and their non-living environment interact in most coordinated form, and any disturbance may lead to biological disbalance. ठीक है, मिसबैलेंस या डिसबैलेंस, मिसमैच हो गया। अब हमारे अगर जैसे भी हम बात कर रहे थे कम्युनिटी बेस पर, तो हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी पॉपुलेशन डिस्टर्ब करती है ना, होती है, तो उसकी वजह से दूसरी पॉपुलेशन पर असर पड़ता है, ये लाजमी तौर पर। और वो मिसाल के तौर पे आप अपनी पॉपुलेशन में से, अपनी कम्युनिटी में से, ह्यूमन के अपने कराची शहर में से मजदूरों की कम्युनिटी को हटा दें, अब हमारे पे असर पड़ जाएगा। कौन बनाएगा मकान, कौन गड़े खोदेगा, हाँ। तो हम तो नहीं कर सकते काम, छोड़ देंगे इसको, मकान बनना बंद हो जाएंगे। उसका असर किस पर पड़ेगा, उसका असर दूसरी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो सीमेंट, बजरी और स्टील को सेल कर रहे हैं, उन पर असर पड़ेगा। ये मैं तो ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इको सिस्टम में एक पॉपुलेशन अगर डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरे पर पड़ जाता है। ठीक है। अब फोर्थ वन में हम हेडिंग, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में लगा रहे हैं सारे। ठीक है।
ये है एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं? एवोल्यूशनरी ट्रेंड देख रहे हैं बाय द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल का तो पता है ना, याद है? फॉसिल रिकॉर्ड आपको जांचना पड़ेगा, और ये मैंने एग्जाम्पल रखी है आपके लिए। ये हमारा हॉर्स का सबसे पहला, या यूं कह लें कि कौन है एंसेस्टर। साइज इसका 3 फीट 36 इंच, जैसे एक आमतौर पर हमारा कोई छोटा बकरा होता है वो उसके साइज का। अब उसके बाद कई हजार साल बाद इसने अपने अंदर चेंज किया, और ये दूसरी टाइप की लिंक में चला गया, बायोफेज। ये आपके पास इसके फॉसिल रिकॉर्ड है, ये फॉसिल पड़ा हुआ है, ये फॉसिल आपको मिला है, तभी आप बता रहे हैं ना, ये कोई ख्याली बात नहीं। फिर इससे बड़ी साइज हो गई हमारे हॉर्स की, उसकी टांगे, फॉर लिम्स और हाइंड लिम्ब, ये देखिए यहाँ पर, और ये कमजोर है बिल्कुल, ये थोड़ी सी स्ट्रांग हुई। गर्दन इससे स्ट्रांग हुई, इसकी स्ट्रांगनेस, गर्दन और बड़ी हो गई, और ये मसल्स जो इसके लिम्स के थे वो इससे स्ट्रांग हो गए। और ये हॉर्स वो है जो आज के दौर में आपके पास है, ठीक है ना, मॉडर्न, इससे बड़ा बना है मॉडर्न, ठीक है। अभी देखिए एक्वस कैबेलस सब स्पीशी है, रिजर्विल्स्की साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको फाइंड किया था, रिजर्विल्स्की ने। तो फॉसिल मिलते हैं हर अलग अलग साइंटिस्ट को, वो जिसको मर्जी नाम, जो मर्जी नाम दे दें, बाज़ साइंटिस्ट अपने नाम पर रख देते हैं नाम, ठीक है। और ये जो पीछे हमारे इमेज बनाया, ये मॉडर्न हॉर्स आपके पास, तो ये आपकी एवोल्यूशनरी अप्रोच कहलाती है। मगर इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है फॉसिल का होना। फॉसिल नहीं है आपके पास रिकॉर्ड में, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये हमारी चार है। फिफ्थ हेडिंग पे चलते हैं, और जनाब हमारी फिफ्थ हेडिंग आती है हमारे अपनी खास, अपने लिए, ह्यूमन के लिए, हिस्टोरिकल अप्रोच। It deal with the changes associated with the development of tools in man's history. ये खास हमारे लिए है हिस्टोरिकल। बिल्डिंगें कैसे बनाई थी हमने, आर्च वाली बनाई, विदाउट आर्च वाली बनाई, है ना, हथौड़े कैसे बनाए, लिंक कैसे बनाए, दूसरी चीजें कैसी बनाई, तो वो सारे टूल्स। आप लोगों ने मोइंजो दड़ो सुना होगा, तो वहां पर आपने सारी प्लानिंग उनकी देखी है, आप लोग को वहां से बहुत सारे टूल्स मिले, आपको वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले, तो आपने वो स्टडी की है और ह्यूमन की हिस्ट्री को जांचा, ह्यूमन की हिस्ट्री क्या है। तो ये हमारी कहलाती है हिस्टोरिकल अप्रोच। ये पांच हमारे लिए उसमें बात आ जाती है। सिक्स्थ हेडिंग हम उसमें डालते हैं हैबिटेड अप्रोच। हाँ जी, एंड्रेस क्यों कर रहे हो भाई, कौन कर रहा है? अच्छा, किसने किया था अभी? मैसेज आया था या ऐसे ट्राई मार रहा था? अच्छा, ओल्ड दी ट्राई मत मारना भाई, कोई स्क्रीन को शेयर करने के लिए या किसी और काम के लिए है, तो बस सीधे सीधे पढ़ते रहो, सुनते रहो, और अगर ना समझ में आए तो सवाल पूछ लो बेटा। हैबिटेट अप्रोच डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस और उस ऑर्गेनिज्म की एडॉप्टेशंस को मालूम होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर पाया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप स्टडी करने जाते हैं जनाब आंट्स की, चींटियों की, और आप दरख्त के ऊपर चढ़कर जो है वो दरख्त की छाल को, उसकी बात को खोल रहे हैं, उसमें होल कर रहे हैं कि जी मैं इसमें से चींटियाँ निकालूं,
मुश्किल है। आपको कहा जाता है आप हनी बी की स्टडी करें, तो आप पता चला कि ज़मीन खोदने बैठ गए, अच्छा भाई मैं ज़रा हनी बी को तलाश कर लूँ। तो हैबिटेट आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर एनिमल का, उसकी फिजिकल कंडीशन मालूम हो चाहिए, केमिकल कंडीशन मालूम हो चाहिए। केमिकल तो हम बाद में देखते हैं, और ज़्यादातर केमिकल कंडीशन हम पानी में देखते हैं अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो ये हम 6 हेडिंग लगाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है तो बिस्मिल्लाह, बहुत आसान था। इको सिस्टम में बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा रट्टे लगाने वाली चीज़ें नहीं। आगे आएंगे अगले चैप्टर में, रट्टा सिर्फ आपको यूजुअली जो एनिमल्स नेम है और प्लांट नेम है वो आपको लगाने हैं। ये तो आप बैठकर, किसी दिन अल्लाह आपको वक्त दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे पढ़ने का, तो आप बैठकर पढ़ते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और उस वक्त भी आप अपने बुक में से पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर कोई बात की आपके जहन में ना आए कि सर ने लेक्चर में ये बातें बताई थी लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, तो ज़रा मैं दोबारा पूछ लूँ सर से, तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। एग्जाम से पहले पहले आप सवाल पूछ सकते हैं, एग्जाम के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यकीनन। एग्जाम के बाद तो फिर डेफिनेटली पेपर देने आ गए आप, पेपर तो देकर आ गए, अब तो फिर दिल को सदमे ही होंगे ना अगर मैंने जवाब कुछ और बता दिया और आपने जवाब कुछ और लिखा। तो इसलिए सवाल एग्जाम से पहले पहले पूछ लीजिए ताकि अल्लाह आपका भला करे। ठीक है जी। इकोसिस्टम, द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की टर्म को सबसे पहले लिखा और पढ़ा गया था टैंसले में। ठीक है, एमसीक्यूज है। 1935 टेंसले ने इसको यूज किया और हमने इकोसिस्टम का नाम दिया कि कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन क्या है, फिजिकल, नॉन लिविंग, जिसको आप कहते हैं ना, फिजिकल कह लें या नॉन लिविंग कह लें, उनका क्या रिलेशन है। तो इसने भी डिफाइन किया कि यार इकोसिस्टम असल में कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके, और ये उसके कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स होंगे तो हमारा इकोसिस्टम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू मेन, लाइक एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट्स। डेफिनेटली हमें याद है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग मटेरियल और बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग मटेरियल। ये ओनली नॉन नॉन लिविंग मटेरियल। स्लाइड में मैंने कहा था, भूल गया, दोबारा इसको करेक्शन करना। 12, ऑल द नॉन लिविंग मटेरियल, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि बच्चे हमारे जो है छोटे से बच्चे, वो छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक और बायोटिक में आप बात करेंगे तो वो कौन होगा, डेफिनेटली वो लिविंग मटेरियल होगा। तो पहले आप इकोसिस्टम में एबायोटिक, अरे भैया तुम कहाँ गए, अब ये भी बड़ा मसला है कि हम इंशाल्लाह कभी सब कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसा ऐसा सीख ही रखें जिंदगी में। वैसे तो मरते दम तक ही जो है वो सीखने का अमल चलता है, ठीक है, पढ़ने का अमल भी चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है। पहले हम एबायोटिक पूरी कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे, फिर हम बायोटिक कंपोनेंट्स पे जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने 3 टाइप्स में डिस्कस करना है यहाँ पर। नंबर 1 है क्लाइमेटिक फैक्टर,
अब क्लाइमेटिक फैक्टर में कौन कौन है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स कि हमारी ज़मीन अपने सी लेवल से कितनी ऊंची है, एल्टीट्यूड कैसा है, एक्सपोजर कैसा है। ठीक है। तीसरी, एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर कि वो सॉइल फॉर्मेशन, जमीन के ऊपर जो खाद है, सॉइल है, नरम मिट्टी है, पत्थर है, वो कैसे बन रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, तो वो उनकी बात की जा रही है। तो तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक के। अब इन क्लाइमेटिक फैक्टर में हमारे पास सब हेडिंग्स हमने देख ली है। लाइट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में पानी कैसा है, वाटर, इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर और हवा, विंड कैसी है, और इन्वायरमेंटल फायर। ये वो फायर है जो नेचुरल है। अभी अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों का मौसम होता है। जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों, और अभी वहाँ भी बेचारे बड़ा मसला है, वहाँ दोबारा जंगलों में आग लग गई। तो वहाँ की आग बड़ी खतरनाक हो जाती है। ठीक है। तो वो जो आग लगी है, नेचुरल प्रोसेस है, उसकी जो वजह है, उसे कहा जाता है फायर। इस इकोसिस्टम में ये जो हम लगा दें ना, कचरा जमा करके आग लगा दी, ये इकोसिस्टम की फायर नहीं होती। ठीक है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एल्टीट्यूड कि ज़मीन, सतह समंदर से हम कितनी ऊंचाई पर हैं, वो है कैसी, स्लोप तो नहीं बहुत ज़्यादा, यानी कि 90 एंगल तो नहीं होगा, 70 का एंगल है, 75 का एंगल है, या फिर उसका एक्सपोजर क्या है, यानी माउंटेन की डायरेक्शन क्या है। क्या सूरज डायरेक्ट उसके ऊपर लाइट को एक्सपोज कर रहा है, या वो घूम कर रहा था। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें आप टोपोग्राफिक फैक्टर्स में देखेंगे। एडेफिक फैक्टर में आप देखेंगे सॉइल, सॉइल की वर्नर, रॉक पार्टिकल्स कैसे टूटते हैं और टूट कर कैसे छोटी सी बारीक सी मिट्टी में बदल जाते हैं। नेचुरली आप अगर अपने घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहें, या आपके घर में हो कि आपने जो है वो देखा हो कि कोई नल छल छोटा सा खराब हो गया और वो टिप 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 कर रहा है, पानी के कतरे गिर रहे हैं, तो कुछ अर्से बाद आपकी वो नीचे जो जहाँ पे पानी का कतरा ड्रॉप हो रहा है वो एक सुराख हो जाएगा। हालांकि एक कतरा ही था गिर रहा था, क्या हुआ, लेकिन वो एक छोटा सा कतरा गिर गिर के उसने वहां पर सुराख कर दिया। तो इसी का सॉइल बनती है। हवा हमारी चल रही नहीं है जो विंड, ये विंड हमारे तो अपने शहरों में तो बिल्डिंगें बन गई, लेकिन अगर हम बाहर अपने इकोसिस्टम में बात करें तो वहां पर हवा बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहाड़ों से जब टकराती है तो पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ती है, बारिश पत्थरों को तोड़ती है, वो पत्थर पे बारीक मिट्टी बनकर नीचे आते हैं। तो ये एडाफिक फैक्टर कहलाता है। ठीक है जी, आखिरी 5 मिनट ऑलमोस्ट है, तो अब टॉपिक शुरू करने से बेहतर है कि अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर ले। ठीक है। और 5 मिनट तो नहीं है, 7-8 मिनट है, लेकिन बाद हमें जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स को तरफ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो कल हम इंशाल्लाह इसे देखेंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत आपको बहुत सारी बातें, यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उनमें बहुत सारी बातें आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, और वैसे भी कॉमन सी बातें आपको याद हैं। तो सवाल आपने पूछना है तो यकीनन पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।